हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। चलो आज फिर बात करते हैं। आज की क्लास में अपनी जो प्रमोशन चालीसा की क्लासें हैं उनको विधिवत रूप से सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और बात करते हैं प्रमोशन चालीसा की आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रमोशन चालीसा के। ठीक है, प्रमोशन चालीसा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कौन सी पूछा गया है कि कौन सी है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन दिया हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब पूर्वी देशांतर। तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर सही हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर वो भारत की मानक समय रेखा है। पूछ ले विश्व की कौन सी है? विश्व की जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड के जो ग्रीनविच शहर से, लंदन की एक प्रयोगशाला है ग्रीनविच, लंदन से गुजरती है, इंग्लैंड के शहर से। ठीक है, अब भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पूछ ले 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। पूछ ले भारतीय मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा से कितने समय आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे कुछ और। 1 मिनट रुकिए। देखिए, ये तो हो गई मानक समय रेखा की बात। ठीक है, अब एक जो रेखा है जो भारत से गुजरती है वो कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है दोस्तों। यही प्रश्न चलेगा पहला ही। कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन सी है? ये है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। ये कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो रांची है, वो कर्क रेखा पर स्थित शहर है। कर्क रेखा के नज़दीक शहर कौन सा है? के पास में शहर कौन सा है? तो वो जाएगा भोपाल शहर है, वो कर्क रेखा के पास में है, वो भोपाल शहर है। चलो दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न अपना है क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ना, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जो आपके ऑप्शन में दिया गया है ना, अंडमान निकोबार। आपके ऑप्शन के साथ इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, किंतु वर्तमान में सबसे बड़ा, वर्तमान में जो सबसे बड़ा है ना वो कौन सा है? लद्दाख है, वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पूछ ले जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा यूटी कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा यूटी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा यूटी कौन सा है? आपका लक्षद्वीप हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छोटे वाला लक्षद्वीप। पूछ ले राज्यों में सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान। जो राज्यों में क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा क्या है? राजस्थान है। राज्यों में क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पूछ ले जनसंख्या में बड़ा कौन सा है? तो मेरे दोस्तों जनसंख्या में बड़ा है वो यूपी हो जाएगा। ठीक है,
जनसंख्या में बड़ा यूपी है, तो छोटा पूछ लेगा, छोटा कौन सा है जनसंख्या में? जनसंख्या में छोटा है वो सिक्किम है। जनसंख्या में छोटा कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या में छोटा कौन सा है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? गोवा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, बताइए। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो कौन होता है मेरे दोस्तों? ये महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का उल्लेख है वो 165 अनुच्छेद में है। किस में है? 165 अनुच्छेद में है मेरे दोस्तों। और केंद्र में सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? सेंटर की बात करें तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। इसकी हम बात कर चुके हैं, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। आगे बात करें, थोड़ी सी बात करें, देखिए भाग 3 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं। भाग 4 में कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो भाग 4 में 36 से 51 आते हैं। इसमें डीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। भाग 5 में क्या है ये आप कमेंट करके बताइए। भाग 5 में क्या है आप ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो चौथे प्रश्न की बात करें। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 164 ब में है, 164 बी में इसका उल्लेख है मेरे दोस्तों। ठीक है, पूछ ले मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का वर्णन किस में है? सीएम व इसकी मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद में है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का वर्णन, किस अनुच्छेद में है। और पूछ ले राज्य विधानमंडल का वर्णन, एक पूछ सकता है कि राज्य विधानमंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल मेरे दोस्तों 168 में है और सीएम व मंत्रिपरिषद 163 में है। ठीक है, चलो आगे 5वें प्रश्न की बात करते हैं। ग्राम पानीय अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, क्या है? ग्राम पानीय अभयारण्य। तो ग्राम पानीय अभयारण्य दोस्तों असम के दिफू असम में है। कहाँ है? ग्राम पानी, इसे गर्म पानी भी कहते हैं, ग्राम पानी अभयारण्य। ग्राम पानी अभयारण्य कहाँ है? ये है मेरे दोस्तों दिफू असम में। ठीक है, और पूछ ले मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस पूछ ले कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले कहाँ है? मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों कहाँ है मेरे दोस्तों? ये दोनों के दोनों कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों असम में है। पूछ ले दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पूछ ले गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर तो गुजरात में है। गिर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। पूछ ले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? वो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलो छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल अवार्ड वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न कि नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में देते हैं? 6 क्षेत्रों में देते हैं। कौन कौन सी? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त छवि। क्या हो जाएगा? उपयुक्त छवि है ना, जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। बताइए किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में,
और जो मेडिकल साइंस है ना, मेडिकल साइंस में भी, इसका बायोलॉजी में 6 क्षेत्रों में वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कब शुरू किए गए? 1897 में घोषणा की गई, 1896 में घोषणा की गई। इसी समय ओलंपिक जो है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भी 1896 में हुई। 1896 में किसकी घोषणा हुई? इन्हीं की घोषणा हुई नोबेल प्राइज़ की। 1901 में पहली बार दिए गए। पहली बार कब दिए गए? 1901 में। भारत में प्रथम जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया कौन थे? नोबेल प्राइज़ दिया गया कौन थे? आप कमेंट करके बताइए। 1969 में भारत में एक अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। भारतीयों को क्या मिला? एक अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला। किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला। 1969 में कौन से नोबेल शुरू किए गए? अर्थशास्त्र के नोबेल है वो 1969 में शुरू किए गए। ठीक है, आगे बात करें 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ये ठीक ठाक प्रश्न है थोड़ा। ये क्या है? आधुनिक भारत से एक अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि आज मैं थोड़ा सा धीरे बोल पाऊंगा। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई 3 बार अध्यक्ष रहे। कितनी बार रहे? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बार कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष रहे मेरे दोस्तों। ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं। किन के बारे में? दादा भाई। इन्होंने कौन सा नारा दिया? इसका उत्तर 3 बार हो जाएगा। इन्होंने स्वराज्य का नारा दिया। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि भारत से धन बाहर कैसे जा रहा है, अंग्रेज ले कैसे भारत से धन है वो बाहर ले जा रहे हैं दोस्तों। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष मतलब बूढ़ा व्यक्ति। 1906 कलकत्ता दिवसीय साम्राज्य की मांग की गई थी और धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी इन्हीं कहते हैं। ठीक है, 8वें प्रश्न की बात करें। बाबा आमटे अवार्ड, क्या बाबा आमटे अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? किन्हें देते हैं? बाबा आमटे अवार्ड किनको देते हैं? पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि बाबा आमटे अवार्ड वो देते किन्हें हैं? बाबा आमटे अवार्ड, बाबा आमटे अवार्ड, आमटे अवार्ड जो व्यक्ति कुष्ठ रोगियों के क्षेत्र में काम करते हैं ना, इसका ऑप्शन दिया गया है कुष्ठ रोगियों के लिए, काम करने वालों के लिए। क्या उत्तर हो जाएगा? कुष्ठ रोगियों हेतु काम करने वालों के लिए। ठीक है, दिया जाता है। अब आगे हो सकता है, देखो क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं? ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड खेल में देते हैं, साहित्य संबंधित अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में देते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड देते हैं वो फिल्म के क्षेत्र में देते हैं मेरे दोस्तों। किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में देते हैं। ग्रैमी अवार्ड है वो, ग्रैमी पूछ रहे, ग्रैमी अवार्ड के क्षेत्र में देते हैं। ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में देते हैं। चलो आगे बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। क्या है? रिपीटेड रहेगा। पीछे एक शिफ्ट में करा चुके हैं, एक सर्कल का प्रश्न रिपीट है। इसका मतलब जब भी किसी भी सर्कल का पेपर हो तो आप उसे देखिए, देख के चले जाएंगे। पीछे के सारे पेपर देखने जरूरी है, लगभग क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। तो मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूँ, इसका उत्तर सीधा सीधा लिखूंगा। प्रश्न है, खालिस्तान काम पर आवश्यक है। खालिस्तान काम पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक किसी का सहयोग नहीं करोगे, किसी का सहयोग लोगे नहीं, तो आप सक्षम नहीं होगे किसी कार्य के प्रति। ठीक है, खास कर यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं होते। किसी सहमत होने के लिए जरूरी क्या है कि आप किसी का सहयोग करें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9वें का एथिक्स का प्रश्न है ये। इसका उत्तर हो जाएगा सहयोग। क्या हो जाएगा? सहयोग इसमें जरूरी है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, खालिस्तान काम पर आवश्यक है, इसका उत्तर सहयोग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सहयोग काम पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं होते। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सहयोग। ठीक है, 10वां प्रश्न, प्रक्रिया की निष्पक्षता को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? प्रक्रिया की निष्पक्षता को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं?
वर्गीकृत करते हैं। जब भी किसी चीज़ को हम प्रक्रिया के अनुसार उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे तो किस रूप में वर्गीकृत करेंगे दोस्तों? तो उसको प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में वर्गीकृत करेंगे ना। हम क्या देंगे उसको? प्रक्रियात्मक न्याय देने की कोशिश करेंगे। क्या देने की कोशिश करेंगे? प्रक्रियात्मक न्याय देने की कोशिश करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रक्रियात्मक न्याय। क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक, एक प्रक्रिया से, एक प्रक्रिया के तहत क्या देंगे? उसे न्याय देंगे। प्रक्रियात्मक न्याय उसका उत्तर है वो सही हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।